Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो बीजेपी में शामिल होने और केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अशोकनगर आए। यहां सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राजमाता चौराहे से कार्यक्रम स्थल तुलसी पार्क तक करीब 1000 से ज्यादा स्वागत द्वार बनाए गए। यहां सिंधिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जनसेवक हूं, मेरा पद, कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के समय टीका विदेश में बनता था और 15 साल बाद भारत में लगता था। सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि कोरोना संकट के समय उन्हें कोरोना वायरस पर मीटिंग करने का समय नहीं मिला, लेकिन आईफा अवार्ड में भाग लेते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जनसेवकों, राजनीति का पथ नहीं है। नेता लोग अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन मेरी सोच विचारधारा है कि इस भारत में अगर किसी बात की जरूरत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जनसेवकों की जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने निमखेरिया स्थित अपने फार्म हाउस में लहलहाती फसलों का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी तस्वीरों को साझा भी किया और कहा कि अपने खेतों में टमाटर की लहलहाती फसल को देखकर आनंद की अनुभूति हुई। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे खेती किसानी के काम में अपार सुख मिलता है और खेतों में समय बिताकर अच्छा लगा। प्रदेश और देश के हर किसान के खेत की फसलें लहलाए, यही शुभकामना है। पंचायत चुनाव के मामले में कांग्रेस अब कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन जो लोग कोर्ट जाएंगे उनकी मदद करेगी और उनके साथ रहेगी। ये बयान भोपाल में कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने मीडिया से बात करते हुए दिया है और कहा है कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने बीजेपी सरकार के दबाव में चुनावों की घोषणा की है, जिसमें बहुत गलतियां हैं। उन्होंने कहा मतदाता सूची तैयार नहीं है। परिसीमन के मामले में उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। अध्यक्ष का आरक्षण होना है। पंच सरपंच का आरक्षण साल 2014 का ही लागू कर रहे हैं, यानी एक चुनाव में दो फॉर्मूले अपनाना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव साल 2022 में होंगे और 1 जनवरी साल 2022 को जो नए मतदाता 18 वर्ष के होंगे उनको मतदान से वंचित किया जाना भी गलत है। इससे साफ है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम ही गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल पत्रकार वार्ता लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से चुनाव की मांग कर रही है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कई बार पत्र लिखकर भी मांग किया कि चुनाव कराए जाए। हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें आप लघु न देखिए, गलतियां देखिए। ये गलतियां जानबूझ से इसलिए छोड़ी गई हैं जिससे कोई व्यक्ति चुनाव के लिए आदरणीय उच्च न्यायालय में चला जाए और उसमें कार्रवाई हस्तक्षेप हो जाए और चुनाव न हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बाल कांग्रेस एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल बाल कांग्रेस के मेंबरशिप के लिए जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसमें जाति का भी कॉलम दिया गया है। अब मेंबरशिप फॉर्म में बाल सदस्य की जाति पूछे जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 16 साल के नाबालिग बच्चों को जातिवाद का पाठ पढ़ा रही है। बीजेपी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही इसी तरीके से जाति के नाम पर राजनीति चमकाती आ रही है और यही वजह है कि 16 साल से 18 साल के बच्चों के जहन में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर ही जातिवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बाल कांग्रेस, मुझे आश्चर्य है कि वो नौनिहाल जिन्हें करियर बनाने के लिए लगाना चाहिए, जिन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें इस प्रकार की वैमनस्यता की बातें सिखाना, उन्हें जाति के आधार पर विघटित करना, ये कांग्रेस ने देश की आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो जातीय आधार की राजनीति करती है, उनके प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि
बनिया मेरी जेब में, ब्राह्मण मेरी जेब में, और एसटी वर्ग पे हमारा फोकस है। और जो अभी लगातार आदिवासी वर्ग के ऊपर काम कर रही है, जो जातीय आधार पर भारतीय मध्य प्रदेश में राजनीति कर रही, वो कांग्रेस को कोस रही है। यदि कांग्रेस सदस्यता फॉर्म, बाल कांग्रेस से सदस्यता फॉर्म के अंदर जाति पूछ रही तो गलत क्या है? मध्य प्रदेश बीजेपी अपने संगठन के साथ ही बूथ पर और मजबूत होने पर पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए संगठन स्तर पर चिंतन मनन के बाद अब नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आने वाले चुनाव के लिए 51% वोट का लक्ष्य रखा है, जिसे पाने के लिए चेन मार्केटिंग पैटर्न को भी लागू करने की योजना है। इसमें बूथ स्तर तक विस्तारक बनाएंगे, जो आगे और लोगों को जोड़कर नेटवर्क तैयार करेंगे। बीते कई दिनों में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव कमजोर कड़ी को तलाशने में जुटे हैं। 51% वोट शेयर पाने के लिए बीजेपी जुट गई है और पहले चरण में निचले स्तर तक 7-7 लोगों की टीम बनाई जाएगी, जिसके बाद ये लोग सभी आगे दो लोगों को जोड़ेंगे, फिर आगे जोड़े गए लोग ऐसा ही आगे करते जाएंगे। इस चेन मार्केटिंग के फंडे को अब बीजेपी जल्द ही लागू करने जा रही है। सभी समाजों का सर्वांगीण कल्याण पूरी समरसता के साथ जो करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, सबके कल्याण के लिए सभी प्रकार की योजनाओं को लागू करना, और कार्यकर्ता पर विशेष दायित्व ये है कि उन योजनाओं को व्यवस्थित निडी व्यक्ति तक ले जाना। और निश्चित तौर पर हम राजनीतिक दल हैं, जिसके लिए काम करेगा वो प्रतिशत मिलेगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है और अपना फोकस अब वैक्सीनेशन अभियान की तरफ कर दिया है। बता दें कि प्रदेश में 8, 15 और 22 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा और कोशिश रहेगी कि 100% आबादी वैक्सीनेटेड हो जाए। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में अब तक करीब 8 करोड़ 99 लाख डोज लग चुके हैं। इनमें पहला डोज 5 करोड़ 13 लाख और दूसरा डोज 3 करोड़ 85 लाख लोगों को लग चुका है, जबकि अभी भी प्रदेश में 1 करोड़ 63 लाख लोगों का दूसरा डोज पेंडिंग है। इसके अलावा करीब 35 लाख लोगों ने अब तक पहला डोज नहीं लगवाया है। मंत्री विश्वास सारंग ने ओमिक्रॉन को लेकर कहा है कि सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। विदेश से आने वाले यात्रियों की सघनता से जांच की जा रही है। तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में खबर नहीं है। 10 केस आए थे, लगभग हमने 60,000 टेस्ट किए थे, कोई मृत्यु नहीं है और हमारे पूरे मामले पर हमारी नज़र है और हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका के बीच शिवराज सरकार ने एक बार फिर से कोरोना से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं एमपी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को ऑडिट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का ऑडिट किया जा रहा है। थर्ड वेव की तैयारी करी थी ये सोच के कि सितंबर में थर्ड वेव आएगी, जो नहीं आई। उस समय आपने हमने बिस्तर क्षमता, ऑक्सीजन क्षमता, दवाई क्षमता सब बढ़ाई थी, उसको हम वापस रेस्टोर कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली खाली बिस्तर नहीं रख सकते अस्पताल में, अन्य कामों में लगा दिए गए हैं, उनको हम वापस अपने कोविड के लिए फिर से देख रहे हैं कि हमारी व्यवस्था उस लेवल पे रहे। केंद्रीय नागरिक विमानन उड्डयन मंत्री बनने के बाद पहली बार शिवपुरी आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी स्थित बॉम्बे कोठी पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक विमानन मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए विमानन मंत्रालय ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा सरकार ने ओमिक्रॉन प्रभावित देश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। रेखांकित किए गए 11 देशों से आने वाली फ्लाइट्स के एयरपोर्ट पर ही RT-PCR और रैपिड RT-PCR की व्यवस्था की गई है। साथ ही सिस्टम भी बनाया गया है कि 90 मिनट के अंदर एयरपोर्ट सभी प्रक्रिया पूरी हो जाए ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 28 तारीख को और 30 तारीख को रेखांकित किया, उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है। हर एक एटरिस्क कंट्री से 11 देश में जो भी विदेशी और देशी यात्री वहाँ से आ रहे हैं, उनका पूरा कोरोना टेस्ट होने के बाद ही एयरपोर्ट से वो निकल रहे हैं।
मध्य प्रदेश में आयोजित 3 दिवसीय देश के सबसे बड़े हेल्थ कैंप का आज समापन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हेल्थ कैंप पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना टीका का सेकेंड डोज जरूर लगवाने की अपील की है। बता दें कि 3 दिवसीय हेल्थ कैंप में देश भर के मशहूर डॉक्टर्स, सर्जन ने सेवाएं दी। पद्मश्री से सम्मानित कई डॉक्टर्स ने नरेला क्षेत्र में लगे हेल्थ कैंप में मरीजों को देखा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान देश भर से आए डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। ब्लड टेस्ट हो और तरह की जांचें हो या अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर हो, उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, सब कुछ यहां अद्भुत है। इंदौर में बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था और अधूरी सड़कों को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। रविवार को सांसद ने राजेंद्र नगर ओवरब्रिज और अधूरी कैट रोड चौराहे का सड़क का जायजा लिया। यहां कैट रोड और हवा बंगला चौराहे के बीच सड़क बनाई जा रही है, लेकिन पिछले 6 महीने से केवल सड़क किनारे गड्ढे खोदकर रखे गए हुए हैं, लेकिन अभी तक काम अधूरा है। मौके पर पहुंचकर सांसद ने अधिकारियों पर जमकर भड़ास भी निकाली। चेतावनी दी कि अधूरी सड़क की वजह से किसी का भी एक्सीडेंट हुआ तो वो खुद अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसके बाद राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज के बीच में बने डिवाइडर को हटाया गया। सांसद ने माना कि पूर्व में ब्रिज निर्माण के दौरान कई गलतियां हुई है, जिन्हें सुधारने का काम किया जा रहा है। अधिकारी को निर्देश दिए कि तुरंत काम चालू होना चाहिए और अगर अब काम शुरू नहीं हुआ तो हम अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस प्रकार 6-6 महीने खोद के रखना ये हम सहन नहीं करने वाले हैं। लोग गिरते हैं, अभी आपने सुना होगा, लोगों ने बताया फ्रैक्चर हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 और मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए केस सामने आए हैं और अब महाराष्ट्र में कुल 8 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं। और देश में अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब तक 12 मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि नाइजीरिया से एक परिवार लौटा है और वो पूरा ही परिवार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित बताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की 8 पहुंच गई है और अब तक देश में 12 मरीज मिल चुके हैं। आइए देखते हैं बिग न्यूज। भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत और किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत फंडिंग के ऊपर काम करते हैं। कांग्रेस की फंडिंग से आंदोलन चल रहा है। कानून वापस लेने के बाद भी ये बॉर्डर खाली नहीं कर रहे हैं, ये बलपूर्वक हटेंगे। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह ने बिजनौर में प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रालोद और सपा का गठबंधन तय हो गया है और जल्द सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर को मेरठ में बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली में कुछ बड़े ऐलान होने की भी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर दिया है। इसके अलावा उन्होंने पैसे का लालच देने का भी आरोप लगाया है। मान के मुताबिक उन्हें बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आया था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सांसद टीवी के एंकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कदम राज्यसभा के संसद के पूरे शीत सत्र से निलंबित किए जाने के बाद उठाया। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखे खत में शिवसेना सांसद ने कहा है कि बहुत दुख के साथ मैं संसद टीवी के शो मेरी कहानी का एंकर का पद छोड़ रही हूं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा चल गए। दरअसल चंद्रगिरी मंडल के आगरला गांव में पास तेज रफ्तार में ये कार जा रही थी और अचानक इसने संतुलन खो दिया। कंट्रोल छूटने के बाद कार सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर लगने के बाद कार में भयानक आग लग गई, जिसके बाद उसमें सवार 5 लोग जिंदा चल गए।
कोरोना काल से बंद हुई जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू हो रही है। इस पैसेंजर ट्रेन को सांसद राकेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं नैनपुर से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नैनपुर चिरई डोंगरी पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे जबलपुर एक बार फिर से नैनपुर से जुड़ गया है। कार्यक्रम में दिल्ली से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दादाराव पाटिल दानवे वर्चुअल तरीके से जुड़े। मुख्य स्टेशन पर बने प्लेटफॉर्म 1A का भी उद्घाटन किया गया। 9 डिब्बों वाली ये ट्रेन रोज एक फेरा लगाएगी। ये ट्रेन 19 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। जबलपुर से रोजाना शाम 6 बजे निकलकर रात 11 बजे नैनपुर पहुंचेगी और वहीं वापसी में ट्रेन नैनपुर से सुबह 6 बजे रवाना होगी और रात 10 बजे जबलपुर आएगी। बहुत लंबे समय से ये मांग थी जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूरी होने के बाद कि इस पे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ना चाहिए और ट्रेनों की निरंतरता भी होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आने के बाद जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना के साथ हमारा जो 10 साल का संघर्ष था उसको पूरा करने के लिए वो पूरा हुआ। बहुत गौरवपूर्ण बात है कि आज जबलपुर नैनपुर के बीच में ये सेवा पुनः बहाल की गई है। सभी यात्रियों को और जो स्पेसिफिकली जो अप डाउनर्स हैं, जो छोटे छोटे स्टेशंस पे हैं, क्योंकि ये ट्रेन 19 स्टेशनों पे भी रुकेगी नैनपुर के सफ़र में, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। राजधानी भोपाल में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। भोपाल के कुलार इलाके के नयापुरा में फूटी पाइपलाइन के गड्ढे से मिनरल वाटर की कैन में पानी भरने वाले वीडियो के मामले में खाद्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए कोलार थाने में पानी भरने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बता दें कि वीडियो में मिनरल वाटर की बोतल डायरेक्ट पाइपलाइन की लीकेज से भरी जा रही थी और ये लीकेज मेन रोड पर मैरिज गार्डन के सामने का है। पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। बुरहानपुर से रेस्क्यू कर इंदौर चिड़ियाघर लाया गया 6 महीने का तेंदुआ रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक तेंदुआ नहीं मिल पाया है। तेंदुए को तलाशने के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन और वन विभाग तमाम प्रकार के जतन कर रहा है। आज चिड़ियाघर प्रबंधन ढोल लेकर चिड़ियाघर के जंगल इलाके में पहुंचा और ढोल बजाकर कोशिश की गई कि अगर तेंदुआ कहीं छिपा हुआ है तो कुछ मूवमेंट करे, लेकिन यहां भी हाथ खाली ही रहे। शाजापुर के भूरिया खजुरिया गांव में तालाब में 3 मासूम बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल तीनों बच्चे कल स्कूल से लौटने के बाद से ही गायब थे। आज खोजने पर गांव के पास के ही तालाब में तीनों के शव मिले हैं, जिससे तीनों मासूमों के परिवार में मातम का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चों के कपड़े और चप्पल तालाब के पास ही मिले हैं, इसलिए प्राथमिक तौर पर पुलिस ये मानकर चल रही है कि बच्चे नहाने गए होंगे और उसी दौरान ये हादसा हुआ होगा। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हादसा है या फिर कुछ और। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 IPC कायम की गई। तत्काल बच्चों की तलाश की गई तो ग्रामीणों से सर्च कर तत्काल तीनों बालकों की लाश निकालकर सरकारी अस्पताल काला पीपल में PM कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।